एक छोटी सी एग्जांपल जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कंसेप्चुअली चीज़ों को समझें। हमें मालूम हो गया है कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्लासेस बनाते हैं पहले और फिर अपने डेटा को उठाकर उस क्लास के अंदर प्लेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे एनिमल की क्लास क्रिएट की, हम लोगों ने फ्रूट्स की क्लास क्रिएट की या फिर स्टूडेंट्स की क्लास क्रिएट की और उसमें हमने स्टूडेंट्स को प्लेस करना शुरू कर दिया। उसको रिलेटिवली समझना आसान है। क्लस्टर की कम्युनिकेश मैंने कहा उसमें मूविंग प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट करता है, डिस्टेंस स्पेस हम उसकी कलेक्शन करते हैं, थोड़ा सा समझना कॉन्सेप्ट में लाना मुश्किल है। आइए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्लस्टरिंग में क्या होता है। मान लीजिए ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ डॉट्स हैं जो मुख्तलिफ एक स्पेक्ट्रम के अंदर फैले हुए, ठीक है। ये कुछ डॉट्स हैं जो किसी एक स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं इनको किसी जगह पर मेजर करना चाहूँ, मैं इनका एक कर्व या ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ जो एक्स एक्सिस के अराउंड है। हम इनको एक्स और वाई 2 डायमेंशन के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि मैं अगर इन मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पर देखें तो देखने में हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं एक डॉट को एक वेरिएबल मान लूँ तो यहाँ पर तो मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स का एनालिसिस करना मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे सोफिस्टिकेटेड किस्म के एल्गोरिथम्स अप्लाई करना पड़ेंगे, सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, इस डेटा को समहाउ थोड़ा कम कर देना चाहिए, इसकी डायमेंशन को कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, रिडक्शन कर लेना चाहिए। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं जो है इसकी कुछ वो बना लेता हूँ, क्लस्टर्स बना लेता हूँ। अब क्लस्टर्स कैसे बनेंगे, मैं कहता हूँ कि देखिए ये मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि ये 30 से लेकर 50 तक वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर जो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं इनको कम करना चाहता हूँ, इनकी डायमेंशन कम करना चाहता हूँ, तो मुझे इनकी क्लस्टर्स क्रिएट करनी है। अब क्लस्टरिंग कैसे होगी, मैं कहूँगा कि मुझे इसको अगर कम करना है तो मुझे कोई ना कोई लॉजिक डिप्लॉय करनी है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई लॉजिक बेस्ड काम होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जनाब मैं एक पॉइंट को अपना प्रिंसिपल पॉइंट मान लूंगा और फिर उस प्रिंसिपल पॉइंट से, उस एक पॉइंट से मैं अपने हर पास वाले और दूर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनका क्या करता जाऊंगा, मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता जाऊंगा। ठीक है जी, मैं डिस्टेंस d जो है वो हर पॉइंट से अपने एक पॉइंट का, मान लीजिए मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ x1 x2 x3 x4 और आगे चलता जाता हूँ जितने भी पॉइंट्स हैं। और डिस्टेंस बेस मैं इनका एक क्या करता जाता हूँ, हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से मैं एक डिस्टेंस मेजर करता जाता हूँ। और फिर मैं ये देखता हूँ कि वो पॉइंट्स जो रिलेटिवली एक दूसरे के साथ एक खास डिस्टेंस तक पास है, मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है मैंने रख दिया है 5 मीटर, माशाल्लाह। मैं कहता हूँ 5 मीटर तक जितने पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, इस रेडियस के अंदर आते हैं, हम उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड अ क्लस्टर। तो ये मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 5 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा C1 क्लस्टर बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ तक ये 5 है तो फिर ये C2 बन जाएगा। इसी तरह ये वाला अगर 5 करीब करीब है यहाँ पर मेरे पास डेटा पॉइंट्स, तो ये मेरे पास थर्ड क्लस्टर बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे क्लस्टर से बहुत दूर है, डिस्टेंस से बहुत दूर है, तो हम इनको क्या डिक्लेयर कर देंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे आउटलायर्स हैं। ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट से या पॉइंट वैल्यू से बहुत दूर है, तो दे विल बी डिक्लेयर्ड एज अ outlier. So the difference between a cluster and a class, classification and clustering में क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्लासेस को लेबल करते हैं और फिर डेटा को पुट कर देते हैं, जबकि हम जब क्लस्टर की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आमतौर पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी ज्यादा एक जैसी सिमिलर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर सारे डॉट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, तो हम इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते कि जी काले और नीले डॉट्स अलग अलग कर ले, नहीं। तो हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस के ऊपर इनके दरमियान फिर डिस्टेंस को एक सेट स्केल कर लेते हैं कि भाई एक डिस्टेंस मान लिया और फिर हम हर एक झुंड में से, ग्रुप में से जो इक्वल डिस्टेंस या एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक एक दूसरे के पास डेटा होता है उसका एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। तो आइए थोड़ा सा क्लस्टरिंग को और थोड़ा सा हम देखते हैं, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को और से पढ़ते हैं।
जब भी हमारे पास कोई डेटा सेट दिए जाएंगे तो हर डेटा सेट के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एट्रीब्यूट होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो एंटिटी क्या होती है, एंटिटी जब हम किसी भी चीज को एंटिटी कहते हैं तो एंटिटी हर वो चीज हो सकती है जो क्या लगती है, जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस हो, वेरी नाइस, जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस हो, और अगर उसकी एग्जिस्टेंस है तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। जैसे अगर स्टूडेंट को एक एंटिटी माने तो स्टूडेंट से क्या होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स। जैसा कि स्टूडेंट की कोई क्लास हो, एनरोलमेंट, उसका टाइम टेबल, उसकी कोई फीस होगी, टीचर होगा, स्कूल होगा, ट्रांसपोर्ट होगी, वगैरह वगैरह। इसी तरह हर वो चीज जिसकी कोई एग्जिस्टेंस है, चाहे फिजिकल है, चाहे नजर आती है, चाहे नजर नहीं आती, लेकिन वो अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे एटम है, हमें नजर नहीं आता लेकिन हम उसको उसकी एग्जिस्टेंस से डिटेक्ट करते हैं और उसकी आप प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं कि इसकी इतनी स्पीड है, इसके अंदर इतने फर्दर आगे और सब्सटेंसेस हैं जिनकी अपनी ये क्वालिटीज हैं। तो पहली बात हमारे पास, आप जब भी हम बात करेंगे किसी डेटा पॉइंट्स की या डेटा सेट की, अच्छा जब भी हम बात करते हैं डेटा पॉइंट्स की तो हमारे बच्चे डेटा पॉइंट से मुराद आपने इस तरह के डेटा पॉइंट्स, ये भी डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन हर तरह का डेटा किसी भी डेटा माइनिंग के अंदर जो भी वैल्यू आपको दी होती है उसे डेटा पॉइंट ही कहते हैं। मसलन मेरे पास यार मेरे से गलती हो गई हाँ भाई जो है हमारे यस यार काइंडली एक मार्कर रखें पास ताकि अगर मैं भूल जाऊं तो आपके पास हो। अच्छा जी, फर्ज कीजिए कि ये जो है दीज आर कॉल्ड द डेटा पॉइंट्स, इनको भी डेटा पॉइंट्स कहा जाएगा। और सिमिलरली मेरे पास अगर कोई एक वेरिएबल ए है जिसके अंदर कोई वैल्यूज है, ठीक है, ये भी डेटा पॉइंट्स है। मेरे पास ये भी एक डेटा पॉइंट है एक्स जिसके अंदर मेरे पास सेट में ए बी सी और डी वगैरह वगैरह कोई भी वैल्यू है। तो डेटा पॉइंट से मुराद हमेशा जब भी आपने कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, जब भी इमेजिन करना है, दिमाग में उसकी इमेज आपने बनानी है, तो सिर्फ डेटा पॉइंट से मुराद ये पॉइंट्स नहीं होते बल्कि हर वो वैल्यू जो किसी एट्रीब्यूट के साथ आ सकती है वो हमारा डेटा पॉइंट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बच्चे का रिजल्ट कार्ड बनाते हैं और उसके इंग्लिश और मैथ्स के नंबर जो है वो लेते हैं, या फिर बच्चे का हम नाम लेते हैं साथ उसका रोल नंबर वगैरह हम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, जो भी वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, मसलन 9091 वो नंबर है, इंग्लिश में नंबर उसके आए हैं आउट ऑफ 100 कितने होने चाहिए, चलिए 20 कर दें, मैथ में कितने होने चाहिए 100 में, चलिए 30 कर लेते हैं और फिर कितना में लाइक में करो, कितना में लाइक में करो। अच्छा वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चलिए जी, तो टोटल कितना हो गया जी 50। हम छोटी वैल्यू इसलिए लेते हैं डेटा माइनिंग में ताकि उसकी प्रोसेसिंग इजी हो जाए, ज़्यादा इजी हो जाए। ऐसे तो आप चाहें तो आप इसको जो मर्जी ग्रेड दे दें, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये भी हमारे डेटा पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके जी, तो कॉन्सेप्ट अपने साथ साथ बेसिक आप लोग सीधे करते जाइए ताकि जब हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारे पास एक अच्छी इमेजिनेशन होनी चाहिए डेटा माइनिंग की। अच्छा जी, अब वो कहता है कि डेटा पॉइंट्स होंगे और हर डेटा पॉइंट का क्या होगा, कोई एट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए कि अगर मैं वापस अपनी उसी बोर्ड पर चला जाऊं तो वो मैंने डॉट्स लगाए हुए थे, तो एक डॉट अगर एक डेटा पॉइंट है तो उसका क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई डिस्टेंस होना चाहिए, कोई रेडियस, कोई कुछ होना चाहिए, तो वो होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उन डेटा पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, उन डेटा पॉइंट्स के अंदर वो जो मैंने डॉट्स बनाए थे उनके अंदर हम क्या तलाश करते हैं, सिमिलैरिटी मेजर करते हैं। यानी हम ऐसे इकदाम करते हैं, वो स्टेप्स लेते हैं जिससे हम उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन जो है वो फाइंड आउट या फिगर आउट कर सकें। वो डिस्टेंस बेस्ड रिलेशन भी हो सकता है, वो एवरेज बेस्ड रिलेशन भी हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन मोड, वो किसी भी तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने के बाद आने वाला कोई भी रिजल्ट हो सकता है। हमें मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स की क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो उन हमारे वेरिएबल्स को या उस स्टडी को स्टैट की डील करता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन जो है वो अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, अरिथमेटिक मीन वगैरह, डेविएशन, सैंपलिंग, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं हम वो अप्लाई करते हैं, हम उनको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो
हमारे पास पॉइंट्स होंगे और उनके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और हम उन एट्रीब्यूट्स के आपस में सिमिलैरिटी बेस्ड कोई ना कोई उसके ऊपर टेक्निक अप्लाई करके तो उनमें से फिर जो एक जैसे होंगे उनका जो ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप क्या कहलाएगा? क्लस्टर कहलाएगा। वो ग्रुप क्या कहलाएगा हमारा? वो दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। अब क्लस्टर होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? डेटा पॉइंट्स इन वन क्लस्टर आर मोर सिमिलर टू दी वन अनदर। यानी आमतौर पर जब हम क्लस्टरिंग करते हैं हमारे पास सारी जिंदगी लेबल्ड डेटा में अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि आजकल की दुनिया में जिस जिस तरह हमारे पास डेटा क्रिएट करने वाली डिफरेंट डिवाइसेस आ रही हैं तो डेटा क्या होता जा रहा है? बहुत सा डेटा हमारे पास अनलेबल्ड होगा। यानी अगर आपने घर में कोई सेंसर अप्लाई किया हुआ है, आपने कोई ऐसी लाइट लगाई है जो आपके कदमों के सेंसर के करीब आने पर ऑन होती है, रोशन होती है, तो वो वेव जो कैप्चर कर रही है अगर आप उसका कुछ स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो आपको किसी ग्राफिक फॉर्म में मिलेगा। या फिर आपने अगर कोई वो उड़ाया है कि जो आजकल उड़ाते हैं ड्रोन, ठीक है, तो वो उसका जो डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे वो उड़ रहा है आगे पीछे जा रहा है तो उसका स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं तो वो आपको ग्राफ दिखाता है। या फिर आप लोग अपने फोन में डेली देखते हैं वो अपने जो स्टेप्स हैं कि भाई कितना हो गया, तो वो आपको एक ग्राफ टाइप दिखा रहा होता है कि आप आज इतना चले, इतने बजे आप इतने स्टेप चले, इतने बजे आप कम चले, इतने बजे ज़्यादा चले, इतने बजे आप सोए रहे, तो कोई मूवमेंट नहीं। तो अब क्या होता है ये जैसे जो हर बार हमारे पास लेबल्ड डाटा नहीं होता, पहली बात ये है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास ऐसा डाटा हो जिसमें आप नेम और बच्चे का रोल नंबर या फिर डेटा की टाइप कैट बैट वगैरह कर सकें। बाद दफा बल्कि अक्सर दफा हमारे पास जो डेटा आएगा उसमें चीज़ों को हम लेबल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि फर्ज कीजिए आप किसी ब्लड सैंपलिंग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और फिर वहां पर आप लोगों के ब्लड का सैंपल लेकर उनकी बीमारियों को डिटेक्ट करते हैं। तो जब आप किसी भी ब्लड के सैंपल को अपनी वो देखते हैं उसमें क्या होती है उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके अंदर आपको एक ही जैसे सेल्स में बेशुमार नजर आते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो हम कैसे उनके अंदर किसी बीमारी या एबनॉर्मैलिटी को डिस्कस कर सकते हैं या उसके अंदर से वो पैटर्न ढूंढ सकते हैं? हम देखेंगे कि भाई हेल्दी सेल्स का साइज और उसकी लोकेशन कैसी है और अनहेल्दी साइज बाद दफा इन्फेक्शन की सूरत में सेल डी शेप हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे? पहली चीज डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर बनाने के लिए ये देखेंगे कि उनमें से एक जैसे सेल्स कौन से हैं और जो एक जैसे हैं फिर उनके दरमियान आपस में सिमिलैरिटी इंडेक्स है हम वो जनरेट करके तो फिर क्लस्टर जो है वो तो उनके बना देंगे। दूसरी चीज डेटा पॉइंट्स जो होते हैं ये दूसरे जो ग्रुप होते हैं, मसलन एक क्लस्टर है, आपने एक क्लस्टर और बनाया, दो क्लस्टर हो गए, क्लस्टर ए और क्लस्टर बी। तो कहता है कि जो क्लस्टर बी होगा उसके अंदर आपके जो डेटा पॉइंट्स होंगे अगर आप उनका कंपैरिजन अपने डेटा पॉइंट्स ए वाले क्लस्टर से करेंगे तो वहां पर आपको जो सिमिलैरिटी है वो कम से कम नजर आएगी, वहां पर चीजें ज्यादा डिसिमिलर होंगी। मसलन हेल्दी सेल्स और इन्फेक्शन वाले सेल्स का अगर आपने दो क्लस्टर बना दिए तो इन्फेक्शन वाले सेल कौन से होंगे? जो ज्यादा फूले हुए होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, उनके अंदर शेप में, उनके कलर में, उनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा फर्क होगा एज कम्पेयर टू हेल्दी सेल। तो आप उनका क्लस्टर अलग कर देंगे और अनहेल्दी सेल्स का अलग कर देंगे। और जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हेल्दी और अनहेल्दी सेल्स आपको बीमार सेल और सेहतमंद सेल्स जो है उनके दरमियान एक डिसिमिलैरिटी मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि वो डिसिमिलर होंगे तो क्लस्टर नहीं बनेगा ना। तो ये दो पॉइंट्स होने चाहिए। अब कहते हैं कि सिमिलैरिटी को मेजर कैसे करेंगे? हम कैसे ये तय करेंगे कि जो हमारे सेल्स हैं या हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में फर्क है? तो उसके लिए हमारे पास तरीका होता है, हम सिमिलैरिटी मेजर करते हैं, यानी डिस्टेंस मेजर करने का या सिमिलैरिटी ढूंढने का अलग अलग तरीका। ये हमारे पास डेटा माइनिंग की या फिर मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो हम सिमिलैरिटी के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैनहट्टन डिस्टेंस या फिर हमारे पास इस तरह के और बहुत से तरीके हैं, एल्गोरिथम्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम क्लासिफिकेशन का जो ग्रुप्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कहता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ये एक टर्म है, ये एक तरीका है जिसको डिप्लॉय करके तो हम एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से क्या लेते हैं?
क्रिएट करते हैं और फिर हम एक डिस्टेंस तय कर देते हैं और जो डिस्टेंस के दरमियान वैल्यूज आती हैं उनका एक क्लस्टर बनता है और फिर जो दूसरे होते हैं फिर हम उनका अलग से क्लस्टर जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एट्रीब्यूट्स और कंटीन्यूअस, इसके अंदर हमारे पास कंटीन्यूअस हैं, कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर जो चेंज होता है वो कंटीन्यूअस मैनर में होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आने वाला जो चेंज है वो थोड़ा सा कंटीन्यूअस नहीं होता बल्कि वो अलग पैटर्न में मूव करता है। अदर प्रॉब्लम स्पेसिफिक मेजर्स, हम ना सिर्फ इसमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के साथ सिमिलैरिटी मेजर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बल्कि हमारे पास कुछ अदर प्रॉब्लम्स के लिए अलग तरीके भी हैं जिनको यूज करके तो हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं कि क्लस्टर में और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क है। क्लासिफिकेशन में हम ग्रुप को लेबल कर देते हैं, क्लास को लेबल कर देते हैं और फिर उस क्लास के अंदर डेटा डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट की क्लास बना दी, टीचर की क्लास बना दी, देखने में दोनों इंसान है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। तो आप क्या करेंगे, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज लेबल कर देंगे कि जी क्लास स्टूडेंट की, क्लास टीचर की। तो जो उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है वो टीचर की क्लास में आना शुरू हो जाएगा और जो स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स दिखा रहा है वो हमारे पास हमारी स्टूडेंट की क्लास में आना शुरू हो जाएगा। जबकि क्लस्टर्स में डेटा पॉइंट्स का एक आपके पास ग्रुप होता है, यूजुअली ये अनलेबल्ड होता है और फिर उसके अंदर हम सिमिलैरिटी मेजर्स को अप्लाई करके एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाने वालों को क्या करते हैं, एक ग्रुप में डालते हैं जिसे क्लस्टर कहते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर क्लस्टर्स की आपके सामने एक एग्जांपल है। ये यहाँ पर आपको 3 डायमेंशन में कुछ डेटा पॉइंट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको अगर हम देखा जाए तो z एक्सिस के क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये y एक्सिस के क्रॉस हैं और ये वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं ये आपको x एक्सिस के क्रॉस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका बिहेवियर जो है वो टू सम एक्सटेंट एक जैसा ही है, यानी अगर इनका साइज लें या इनकी शेप लें तो आपको देखने में मिलेगा कि इनकी शेप, साइज, कलर जो है वो सिमिलर है, लेकिन इनके दरमियान में एक चीज जो है वो अलग है और वो है उनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस। कुछ पॉइंट्स हैं जो इकट्ठा होकर z एक्सिस के क्रॉस हैं, कुछ पॉइंट हैं जो इकट्ठा होकर x एक्सिस के क्रॉस हैं, कुछ हमारे पास y एक्सिस के क्रॉस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन डिस्टेंस जो है पैरामीटर तय करके और इनका आपस में डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस की बेस के ऊपर यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, सिमिलैरिटी इंडेक्स। हम इसका क्या निकालेंगे, सिमिलैरिटी इंडेक्स निकालेंगे। इंडेक्स क्या होगा, हम इनके दरमियान सिमिलैरिटी मेजर लेंगे, कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान जो है वो हम क्या निकालेंगे, जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जो पॉइंट्स आपस में डिस्टेंस बेस्ड क्लोज हैं हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे जो क्या कहलाएगा, एक क्लस्टर कहलाएगा, जिसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। मान लीजिए ये सारे ऑरेंज होते, ठीक है, ये हमारी जो आपने थी बेटा, मान लें कि ये जो आपको दायरे नजर आ रहे हैं ये सारे दायरे अगर आम होते तो फिर अगर मैं आपको कहता कि इनका क्लस्टर बनाए तो आप कैसे बनाती, प्रॉपर्टीज आप कहती सर ये सारे आम हैं तो सारों का तो बन ही नहीं सकता ना कि क्लास से सारे एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, सारे मीठे हैं, ठीक है जी, सारे ही टेस्ट में एक जैसे हैं, सारों की खुशबू भी एक जैसी है, तो हम इन्हें किन प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर अलग कर सकते हैं। या मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं तो टोलियां बनाए बैठे हैं, ग्रुप्स बनाए बैठे हैं और मैं आपको कहता हूं कि क्लस्टर बनाएं तो आप कहते हैं सर ये सारे एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, इन सारों ने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारे आपकी क्लास में आना चाह रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस बेस इनके दरमियान, ठीक है, प्रॉपर्टीज में तो सारी इक्वल ही है ना, लेकिन अब हम देखेंगे इनके दरमियान डिस्टेंस और देखेंगे कि ग्रुप में डिस्टेंस वाइज कौन सी ग्रुप एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, ठीक है, तो हम उनका एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे और दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर। मैं आपको बार-बार ये चीजें इसलिए बड़ा कह लीजिए कि जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे चलकर हमारे 3 से 4 जो एल्गोरिथम्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो क्लस्टरिंग के हैं और हमारे पास बहुत से क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो हमारे अक्सर बच्चे जो हैं जब उनको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्लासिफिकेशन वाला एल्गोरिथम क्लस्टर पर अप्लाई कर देते हैं और क्लस्टरिंग वाला एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन के ऊपर लेके चल देते हैं। और ये टीचर्स में भी मैंने देखा है कि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अप्रोप्रिएटली कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पाते और कंफ्यूज सा रहते हैं थोड़ा
कभी इधर आ जाते हैं, कभी इस साइड पर आ जाते हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आपको सवाल पूछा जाता है तो अच्छे अच्छे जो हैं उनको समझ नहीं आती कि ये के मीन क्लस्टर का है, के नियरेस्ट नेबर का है, या ये ट्री का है, ये किस किस तरह से हल होगा। तो वो अलग अलग डिप्लॉय कर देते हैं एल्गोरिदम और गड़बड़ हो जाता है। तो क्लस्टरिंग को थोड़ा सा एहतियात से आपको देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्लस्टरिंग की जो एप्लीकेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, यानी कि आपकी मेडिकल साइंस के अंदर आपको पता है कि जब हम बहुत से छोटे जो सेल्स हैं जब उनका एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनका जो एक्सपेक्टेड साइज है अपन कीजिए वो यहाँ पर रेशो सी दे रखी है, उनके दरमियान है उनको खास कलर दिया हुआ है। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो स्पेक्ट्रम सा बन गया है हमारे सामने। ये एक एक जो कलर है इसके अंदर मिलियन ऑफ सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। क्योंकि ये सारे सिमिलर हैं तो हम इनकी क्लासिफिकेशन नहीं करते बल्कि इनके क्लस्टर बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस या बेस्ड ऑन एनी एल्गोरिथम वी डिप्लॉय फॉर द क्लस्टरिंग। हम उनके क्लस्टर्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम डिटेक्ट करते हैं उनके अंदर मौजूद एनॉमलीज को, यानी कि एबनॉर्मलिटी। और अगर कोई एबनॉर्मलिटी गिवन थ्रेशोल्ड से ऊपर या नीचे मिलती है तो हम किसी भी डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में 150 से लेकर 500 की रेंज तक होने चाहिए, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर ये कम हो गए हैं, 30 है, 50 है, तो क्लस्टरिंग में क्या होगा, उनका जो ग्रुप है वो बहुत अलग नजर आएगा आपको। इवन रेशो बहुत ही एक अलग से नजर आएगी। एंड देन यू कैन से दैट कि भाई ये नॉर्मल रेंज के अंदर होता तो हम इसे नॉर्मल कहते हैं, लेकिन अब ये क्लस्टर पूरा बाहर आ रहा है, दैट मींस कि देयर इज एन abnormality, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द गिवन सैंपल सो दैट यू कैन डिटेक्ट दैट। सो ये हमारे पास एक इसकी कह लीजिए कि एप्लीकेशन है। आम जिंदगी में हम इसमें ये भी कर सकते हैं। कोई और बंदा मुझे इसकी एग्जांपल दे सकता है जी? क्लस्टरिंग की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दिस इज, आप कर सकती हैं, मुझे बिल्कुल यकीन है आपको। क्लासिफिकेशन होती है, तो हम उसको क्लस्टर में काउंट, देखा यही चीज है। अब आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारी निहायत ही ज़हीन जो स्टूडेंट हैं वो भी अभी मेरे अभी अल्फाज भी कह रहे हवा में दूर नहीं गए तो उन्होंने वही गलती कर दी। जी मेरे दोस्त नादरा की डेटाबेस को भी हम कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते ना, वो लेबल्ड है डाटा, वो लेबल्ड है हर चीज लेकिन में जिसमें label। जिसमें इस वक्त हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये सिर्फ पंजाब का हमने डाटा लेना है और उसके जब अंदर आपने कर दिया कि वो पंजाब का है तो पीछे क्या रहेगा जी। सर अभी एग्जांपल आई थी आपने 2 मिनट बाद की अभी आपके पास बताओ आपको आपको तो बेटा मैं अगली बार सितारा इम्तियाज देंगे अपनी तरफ से जी। ये मेरी बेटी है। सर कपड़ों की शॉप की अगर बात की जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कलर डिवीजन, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स हैं तो हम लोग भाई आपने क्या कहा नंबर ऑफ, पेन्स हाँ तो लेबल हो हाँ। जी नाम ही आपने ले लिया जी, ब्लड ABC तो पता चल गया कि क्या है। आयशा आपसे उम्मीद है मुझे, क्या आप आसमान नहीं देखते? आसमान पर क्या है, ये ना कहना बादल है वो तो है ही है, लेकिन आसमान पर क्या होते हैं रात को सितारे। तो जब हम सितारों की क्लास नहीं बनाएंगे, सितारों के क्लस्टर बनाएंगे, क्योंकि वो हमें जब नजर आते हैं तो ऑलमोस्ट उनके दरमियान एक ही जैसे वो गोल है, एक ही जैसे उनके निशान है, एक ही जैसी उनकी हमें प्रॉपर्टी दूर से नजर आती है। तो उनके दरमियान जो एक चीज हमें सर स्टार्स का भी तो हमने नाम ले लिया, तो ये लेबल क्लस्टर का नाम है, क्लस्टर का नाम है, क्लस्टर ए सैजिटेरियस 1 क्लस्टर, उसके अंदर सितारे हैं। जैसा कि जब हम बनाएंगे क्लस्टर तो उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई डेटा पॉइंट डेटा सेट होगा ना, उसमें कोई चीज रखेंगे तो क्लस्टर होगा ना। अभी आपने जेब सिलवा ली, उसके अंदर कोई चीज डालेंगे ना, ये प्रैक्टिकल है। देखिए हर वो चीज जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया, अगर हम उसे लेबल्ड नहीं कर सकते, वो अनलेबल्ड है, अनस्पेसिफाइड है और आपने उसकी ग्रुपिंग करनी है तो वो आपके क्लस्टर में आएगा। जैसे कि कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे, ये सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारे मिलकर काम करें तो क्या आप इनकी क्लास बनाएंगे? नहीं, आप इनका क्लस्टर क्रिएट करेंगे, तो वो क्लस्टर कंप्यूटिंग
ठीक है, ये चीज़ होती है। जी जी, कस्टमर ही बोले बोले कस्टमर है आप। नहीं, वो क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल है जिसे हम ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस। वो अलग से पूरे का पूरा, आपको याद होगा हमने कैलकुलेशन की शुरू में बात की थी, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस। एक दफा कस्टमर आया, उसने क्या खरीदा, फिर दूसरी बार यहाँ पे आया। हम क्लस्टर ऐसे बना सकते हैं ना। देखिए आप उनका क्लस्टर बना सकते हैं, दैट इज राइट। आपने बैंक से उनका क्लस्टर, और वो चीज जिसके एट्रीब्यूट एक जैसे हैं, बैंक्स हैं, हर बैंक में एक ही काम होता है, तो बैंक में भी क्लास नहीं है, क्लस्टर होता है। क्लस्टर आप देखिए ना, उनके क्लस्टर हेड होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से खैर एनीवेज आपको काफी हद तक चीजें थी। सर कस्टमर का भी है जो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में क्लस्टर नाम कर सकते हैं। देखिए अगर सिर्फ कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो फिर हम उनके क्लस्टर्स क्रिएट करेंगे। आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद क्लस्टर्स की जो एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्लस्टरिंग जो है, हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक गोल है, हमारे पास एक टारगेट है, चीज़ों को और ज़्यादा आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हम ये देखते हैं या फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास जो कि एक जैसे हैं, या फिर जिनकी ऑपरेशंस में हमें जरूरत पड़ेगी और उनकी नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट एक जैसी है, तो उन डॉक्यूमेंट्स का भी क्लस्टर बनाया जा सकता है, जैसे कि सीवी के डॉक्यूमेंट। तो आपने एक फ्रूट लिया, जी जी मैं गुजारिश, आपने एक फ्रूट ले लिया, आपने ऑरेंज ले लिए, ऑरेंज के अंदर आपके पास अलग अलग तरह के ऑरेंज हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसे ऑरेंज हैं जो ठीक हैं, कुछ ऐसे ऑरेंज हैं जो गल सड़ गए हैं, कुछ साइज में बड़े हैं, कुछ साइज में छोटे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं। तो इन बेसिस के ऊपर आप इनके क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हैं तो सारे ऑरेंज, लेकिन हम इनके दरमियान जो डिसिमिलैरिटीज हैं उनकी बेसिस के ऊपर अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, खट्टे एक तरफ कर दिए, मीठे एक तरफ कर दिए, तो फिर ये भी एक तरह की क्लस्टरिंग हो जाती है। जब चीजें फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए वो कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका गोल है कि आप डॉक्यूमेंट्स के ग्रुप्स क्रिएट कर दें, ये ज़हन में रखकर कि एक जैसा डॉक्यूमेंट एक तरफ हो जाए। मसलन आप ऑफिस में गए, आपने चार्ज लिया, पर आपने देखा कि एक तरफ हमारे पास बीएस के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, एक तरफ एमएस के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, एक तरफ हमारे पास न्यू हायरिंग है हमारे टीचर्स की, उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, एक तरफ सैलरी के पेरोल्स पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर टाइप्स एंड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज आप उनको अलग अलग करते हैं। तो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ दी क्लस्टरिंग। सर किसी भी क्लास या किसी भी लेवल के अंदर जब हम लोग सब उसकी डिवीजन करेंगे तो मेरे ख्याल से वो भी क्लस्टरिंग ही काउंट होगा ना। जिस तरीके से अभी एक एग्जांपल देख रहे हैं कि ऑरेंजेस तो एक क्लास होगी, अब ऑरेंजेस के अगर आपने सब क्लासेस बनाई तो किसी भी क्लास के अंदर बेस्ड ऑन देयर डेरिवेशन करेंगे तो बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस एंड डिफरेंसेस इसको हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि क्लासेस की अगर फर्दर डेरिवेशन की जाए तो हम उसको क्लस्टरिंग बोल सकते हैं। देखें हमारे पास क्लस्टरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे पास, मैंने अभी आपसे गुजारिश की है कि बहुत सा डेटा होता है जो अनलेबल्ड होता है, जिसके अंदर हम लोगों के पास लेबल नहीं होते हैं, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में यही तो फर्क है। डेटा माइनिंग में दो तरह की लर्निंग आप करते हैं, एक सुपरवाइज और एक अनसुपरवाइज। क्या फर्क होता है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज? सुपरवाइज में लेबल होते हैं। हाँ, हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग है, आइए मैं आपको डेटा माइनिंग की या मशीन लर्निंग की इन दो चीज़ों के बारे में, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब आज भी डेफिनेशन निकालें सुपरवाइज लर्निंग की या अनसुपरवाइज लर्निंग की, तो बंदा सर्च करे जी, आप बेटा जरा सर्च करें, आपके पास फोन होगा, लेकिन जरा अनसुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग। अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इंटरनेट से एक डेफिनेशन ढूंढते हैं और आसानी होगी वो सी, क्योंकि आपको पता है आजकल एआई चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट करता है, सिंपल मेथड में करता है, और हम देखते हैं कि क्या वो हमारे पल्ले पड़ती है। जी बताइए बेटा। जी हाँ जी, कुछ समझ में आपको ये किस चीज़ की बात हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आया? जी बेटा। अनसुपरवाइज्ड अनलेबल्ड डेटा। हाँ, अनलेबल्ड डेटा से क्या मराद? इस लेबल नहीं किया गया, मसलन मतलब जिसकी क्लासिफिकेशन नहीं की। एक सेकंड जी, मतलब कैटेगराइज नहीं किया गया। मसलन और क्या? हाँ
एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ हर चीज का उदाहरण। हाँ चलिए अब बात समझ में आती है। देखिए हमें अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्वेश्चन तो ये होना चाहिए भाई देखिए हमारे पास हमारा एंड गोल क्या है मशीन लर्निंग या डेटा माइनिंग का? क्या गोल है कि हम ऐसे मॉडल्स तैयार करें जो क्या कर सकें, ऑटोमेटिकली डेटा को खुद से प्रोसेस कर सकें। ठीक है ना? जैसे इंसान करता है, एक बार आपका एक दोस्त आपसे पैसे ले वापस ना करे, दूसरी बार फिर वही दोस्त आपसे उधार मांगे पैसे वापस ना करे, तीसरी बार आप उसे देंगे? पिछले साल आप मेरे साथ क्लास में थी, आप तो थी शायद, एक दो बच्चे और भी थे, तो मैंने नहीं आपने एक और भी थी, तो मैंने उनसे वादा किया बच्चों को, मैंने कहा कि जी देखें जी इस रमजान में हम लोग इफ्तार करेंगे, ठीक है जी, तो मैंने उनको इफ्तार नहीं कराया। अब अगर इस बार मैं आपको कहूँ, उन्हीं बच्चों को कहूँ कि जी आपको मैं इफ्तार जरूर कराऊंगा, तो आधे लोग यकीन करेंगे, हम कर लेंगे वो नहीं करेंगे। ये आपका बड़ा फर्क है। अच्छा अब आप लोग यकीन क्यों नहीं करेंगे? प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपने लास्ट टाइम एक एक्सपीरियंस किया, उसमें मैंने आपके साथ जो प्रॉमिस किया वो फुलफिल नहीं हुआ, तो इस बार प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो अगेन फुलफिल नहीं होगा। ये थॉट प्रोसेसिंग है। सर मुझे लगता है फिर आप कुछ भी कह के हमें तो कुछ भी करना चाहिए, मतलब हौसला दे कि आप हमें। अरे भाई एक मिसाल दी। अच्छा जी, तो क्या हुआ, हमने एंड गोल क्या है कि हमारी मशीन जो है वो थॉट प्रोसेसिंग का हिस्सा बने, खुद से प्रोसेस कर सके। खुद से प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? दो तरीके होते हैं, या तो हम अपने एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, अपनी मशीन को बताएंगे कि भाई मुझे इस तरह का रिजल्ट चाहिए, इस तरह का जवाब चाहिए, और फिर वो उस डेटा को हम उसको देंगे कि मुझे ये जवाब लेने के लिए ये डेटा है, इसको इस तरह प्रोसेस करना है, और जब ये प्रोसेस करो तो मुझे इस तरह का जवाब चाहिए। जैसा कि आपने एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड उसको दिया, उसे बोला कि जनाब टोटल नंबर है 1200, इसमें इतने परसेंट वाले को ए कहना है, इतने परसेंट वाले को बी कहना है, इतने परसेंट वाले को सी कहना है, और फिर आपने एक रिजल्ट कार्ड के ऊपर एक डमी डाटा डाला। डमी डाटा डालने के बाद आपने देखा कि क्या वो आपकी रेंज और आपके गिवन रिजल्ट के मुताबिक है? क्या टोटल नंबर 1400 तो नहीं आ रहे? क्या किसी ऐसे बच्चे का ए ग्रेड तो नहीं आ रहा जो फेल हो रहा है? तो आपने अपने डेटा के मुताबिक उसको चेक किया, टेस्ट किया, और जब आपको लगा कि अब आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है, आपका मॉडल ठीक काम कर रहा है, तो आपने बाकी सारा डेटा उस पर डिप्लॉय कर दिया। ये क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। कि आपने डेटा को सुपरवाइज किया, आपने लेबल डेटा लिया, उसको अपने मॉडल को पहले ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद जब आपका मॉडल आपकी गिवन इनपुट के मुताबिक आउटपुट देने लग गया, तो फिर आपने सारा डेटा उस पर डिप्लॉय कर दिया। ये क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं होता। मुसीबत ये है, हमारे पास जो डेटा होता है बस डेटा होता है, हम उसको लेबल्ड करते हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, कभी उसकी क्लस्टरिंग करते हैं, और फिर उसके मुताबिक हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हमारा मॉडल जो है वो बाद में निकलता है, जबकि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर उस पर फिक्टिशियस या फिर ट्रेनिंग डेटा डालते हैं, और जब वो सही काम करने लग जाता है तो फिर हम उसको अपने एल्गोरिदम को सारे डेटा के ऊपर चलाते हैं। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये प्रोसेस थोड़ा रिवर्स होता है। यहाँ पर हम डेटा लेते हैं, उस डेटा से हम अपने मॉडल बनाते हैं, और फिर उन मॉडल से हम जो भी रिजल्ट निकालते हैं वो हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट होता है। तो वहां पर हमें क्लस्टरिंग की जरूरत पड़ती है। क्लस्टरिंग में हमारे पास क्या चीज होती है? हमारे पास बहुत सारा सिमिलर डेटा होता है, हम तो सिर्फ देखते हैं लेबल्ड डेटा को, और हम जब भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या क्लस्टरिंग या फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन वो टेबल आने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं यहाँ टेबल में डाटा है, डाटे में लिया, तो फिर इसकी जरूरत नहीं। हमारे पास दुनिया में रियल टाइम बहुत सा ऐसा डाटा है जिसके हम लेबल भी नहीं कर सकते, तो उसकी लेबलिंग के लिए तो हम फिर उसकी क्लस्टरिंग करते हैं ताकि हम उसके वेरिएबल कम करें। क्लस्टरिंग क्यों करते हैं? वेरिएबल कम करें। जितने कम वेरिएबल, मसलन अगर हमने फिजा के अंदर किसी खास एरिया का एनालिसिस करना है और उसके अंदर 1 अरब सितारे हैं, तो 1 अरब वेरिएबल को हम कैसे उसके ऊपर अपना कोई भी जो एल्गोरिदम है वो डिप्लॉय करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम उनके ग्रुप्स बनाकर, छोटे छोटे क्लस्टर बनाकर, उनको अपने करोड़ों वेरिएबल्स को कम करके एक वेरिएबल में एक क्लस्टर बना देते हैं ताकि हमें उसको एनालिसिस करना आसान हो। तो डेटा माइनिंग में पहला काम ये होता है कि आपने डेटा की रिडक्शन करनी है।
यानी गैर जरूरी डेटा से जान छुड़ानी है ताकि रिजल्ट बेहतर आए। तो ये उनका एक हमारा तरीका होता है। तो यहाँ पर आपके पास अप्रोच इसके लिए कौन सी होती है कि आप देखें कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो बहुत ज्यादा आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं, फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं, बार बार अगर कर रही हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो बार बार आपके पास आ रहे हैं और उनकी सिमिलैरिटी ढूंढिए और फिर उनके दरमियान जो डिफरेंस है उनकी बेसिस पर क्लस्टर क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगा। इंफॉर्मेशन गेन एक टर्म है जो यूज की जाती है क्लस्टरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन गेन हमें ये बताती है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटिव आ रही है टू द ग्रुप या फिर टू द क्लस्टर, उसकी बेस के ऊपर आप उसको कैसे आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हम कैसे निकालते हैं, हम क्लस्टरिंग में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे। यहाँ पर हम इतना समझते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन जो होती है ये क्लस्टर बनाने के लिए हमारे साथ इस्तेमाल की जाती है, और जितना ज्यादा किसी इंफॉर्मेशन का गेन होगा उतना ज्यादा वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मेंबर होगा किसी भी क्लस्टर के अंदर जाने का। यानी जिसका इंफॉर्मेशन गेन रेशियो ज्यादा आएगा हम उसको उस क्लस्टर के साथ बिलोंग करेंगे। अब चलते हैं जनाब। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टॉक डेटा दिया गया है। यहाँ पर उसके ऑब्जर्वेशन के लिए क्लस्टरिंग जो है हम कैसे करते हैं, यहाँ पर आपने देखा है कि हमारे पास क्लस्टर से जो हमने डिस्कवर करने थे और फिर हमने कुछ ग्रुप्स बनाए जिनके अंदर से ये सारा डेटा एक्सप्रेस हो गया। So number of multiple variables become the simple variable. So that is how actually we use these clustering patterns in order to generate या reduce the number of the variables. ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए दो तरह के ज्यादा हम लोग एफर्ट्स करते हैं। एक यूनिवेरिएट हमारा डेटा होता है। यूनिवेरिएट वो डेटा होता है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है, और मल्टीवेरिएट में मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द डेटा होते हैं। सो हमारे पास डेटा रिडक्शन के अंदर सबसे प्राइम काम क्या होता है कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को क्या करें, कम से कम रखें। जितने कम नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतना ही अच्छा डेटा एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी इसमें टेक्निक्स होती हैं। कवरेज की बात करें तो सेट ऑफ कस्टमर्स एंड आइटम्स एंड द ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द टू, हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी समझ है दैट सिलेक्ट अ स्मॉल सेट ऑफ द आइटम दैट कवर्स ऑल यूजर। आमतौर के ऊपर हम किसी एक एट्रीब्यूट को लेते हैं या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को लेते हैं और सारे के सारे डेटा को क्या कर देता है, सारे का सारा डेटा उसके अंदर कवर हो जाता है। जैसे कि देखिए हम एक मिसाल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल है कि हम फॉर एग्जांपल कहीं पर आपकी पुलिस की भर्ती हो रही है, पुलिस की भर्ती हो रही है और वो 3-4 एट्रीब्यूट्स को ज्यादा देखते हैं। मसलन एक तो वो देखते हैं कि आपका जी हाइट हो गया, उसके बाद आपका फिटनेस, आपका वजन हो गया, ठीक है ना, उसके बाद आपका मेडिकली फिट है कि नहीं है, ठीक है जी। ये 3-4 वेरिएबल है। सो मेरे पास नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं वो आना शुरू हो गए, तो मैं आपको बिठाया, आप डेटा एक्सपर्ट है, मैंने कहा ली जी, तो आपने क्या रिकॉर्ड किया, उनका हाइट ले ली, उनका वेट ले लिया, उनकी एज ले ली और फिर बाकी वेरिएबल्स भी आपने साथ साथ शामिल कर दिए। तो जब मैंने शाम को डेटा देखा तो मैंने कहा यार ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, मुझे कुछ वेरिएबल्स कम करके दें ताकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक बच्ची आई है या बच्चा आया है जिसका वेट है 60 किलो, हाइट उसकी है 5 फुट कुछ इंच, और उसका जो आगे मैस है, वजन है, वो इतना है, और फिर दूसरा आया, फिर 3 चीज़ों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए डिसाइड करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो आप डेटा एक्सपर्ट हैं, ऐसा कीजिए कि ये 3 वेरिएबल एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। जी क्या किया जा सकता है ऐसा? जी ये बच्ची हमारी जो बेटा नजरे तो लाया है, 3 वेरिएबल को एक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3 वेरिएबल का काम एक वेरिएबल से नहीं है, सिमिलैरिटी आप कहेंगे खामोश लग रहे सर मैं फॉर्मूला जाए कंबाइन करने या हाँ ये जैसे हम लोग पे कैलकुलेट करते हैं मैटर का, इंटर का, मार्क्स आपके सारे के बाद विनिंग एकेडमिक यूनिवर्सिटी। मेरे दोस्त ने पार्शियली सही जवाब दिया। वही एवरेज उनके निकाला। देखिए हमारे पास इस काम को करने के लिए एक वेरिएबल होता है जिसका नाम क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स रेशियो होती है ना, B।
तो रेशो निकाल लेते हैं, हम देखते हैं कि जी इतना वेट हो तो उसकी इतनी हाइट हो, इतना उसके अंदर अगर मैथ है तो ये रेशो बनती है, तो एक नंबर आ जाता है। तो मैं कहूँगा कि जनाब जो मुझे फिट बंदे चाहिए उनकी रेशो यहाँ से लेके यहाँ के दरमियान है, तो जो बच्चे उसमें फॉल करेंगे जिनका BMI मैं कहूँगा जी इतना होना चाहिए, इतने से लेके इतने के दरमियान जिनका BMI है वो बच्चे जो हैं उनको मैं कंसिडर करूँगा, बाकी बच्चों को हम दुआ देकर रुखसत कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 3 वेरिएबल से कम करके मैंने क्या कर दिया उसको 1 वेरिएबल, सारी चीज 1 वेरिएबल में कवर हो गई, ठीक है जी। तो आप उसका क्या कर लेंगे BMI, आप मुझे कहेंगे ले सर 3 वेरिएबल है, मैं भी इसको शॉर्ट कर देती हूँ, मैं आपको एक ही गेज दे देती हूँ जिसके ऊपर आप बता दीजिए कि कितने से कितना होना चाहिए। तो जो हम रेशो निकालेंगे वो तकरीबन वही होगी जो वेट, हाइट और हमें बच्चों का वजन जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो हम अपना आसानी से बच्चों का मेडिकल जो कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम 3 वेरिएबल को कंपेयर करें और किसी का वेट ज़्यादा है तो उसकी हाइट कोई नहीं, किसी का वेट सही है तो उसके पास बाकी चीज़ कोई नहीं, तो हम उसका इंडेक्स निकाल लेते हैं, तो ये कवर कर लेते हैं। एप्लीकेशन जो है ये आप कैटलॉग बनाने के लिए या फिर आप आइटम्स को रिड्यूस करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई, जैसे कि मैंने आपको पहले से समझा दिया है। आइए इसकी फॉर्मल हम डेटा सेट देख देते हैं। इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है वो क्या है। ट्रेनिंग सेट जो होता है उसके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक टाइप होती है, और सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास जो डेटा होता है वो क्या होता है, लेबल्ड होता है। हमें पता होता है कि हम कौन से वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं, हम वो वेरिएबल लेते हैं, उसके मुताबिक एल्गोरिथम या मॉडल बनाते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यू डालते हैं, फिर उसको चलाकर देखते हैं, और अगर वो ठीक आता है तो फिर बाकी सारा डिप्लॉय कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी रिजल्ट कार्ड बनाने की, या फिर बोर्ड के अंदर जब भी रिजल्ट बनता है तो पहले एक पैटर्न बनता है, उसके बाद बताया जाता है दूसरे पर्सन वाले को A ग्रेड देंगे, B, C, D, फिर कुछ डाटा डालकर उसको चेक करते हैं। वो जो डेटा होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग डाटा सेट। क्या होता है, ट्रेनिंग डाटा सेट। उसके ऊपर देखा जाता है कि भाई इतने % वाले नंबर दिए हैं तो क्या ग्रेड निकला, नंबर कम करके देखें ग्रेड चेंज हो रहा है, ग्रेड सही चेंज हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो नंबर दिए हैं उन पर वो जो ग्रेड चाहिए वो नहीं आ रहा। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर इसमें किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है। ईच रिकॉर्ड कंटेन्स अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर भी हमारे पास जितने वेरिएबल होंगे उनके हर एक के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, और हर एट्रीब्यूट के मुताबिक हम क्या बनाएंगे, उसकी एक क्लास क्रिएट कर देंगे। मतलब कलर की बेस के ऊपर हम क्लास बना सकते हैं, हम किसी टेस्ट की बेस पर क्लास बना सकते हैं, एनिमल की क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कार्ड की क्लास क्रिएट कर सकते हैं, तो किसी ना किसी एट्रीब्यूट की बेस पर उनकी क्लास बन सकती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद हम एक मॉडल बनाते हैं, और फिर वो जो मॉडल होता है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि क्या हमारा मॉडल हमारे गिवन डेटा के मुताबिक रिक्वायर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। गोल क्या है, हमने प्रीवियसली अनसीन रिकॉर्ड जो होते हैं उनको क्लास असाइन करनी है। बहुत सारा डेटा है तो हमने पहले उनकी क्लासेस क्रिएट करनी है, और फिर हम टेस्ट डेटा यानी ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर उसको डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं, अगर तो हमारा काम ठीक हो रहा है तो फिर हम उसको आगे फर्दर लेकर चलते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको ये भी पता चल गया कि यूजुअली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग टेक्निक में चली जाती है, और सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन आता है। बात समझ आई बेटा? अच्छा, तो किसी एग्जांपल है आपके पास ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, मैरिटल स्टेटस है, रिफंड है, टैक्सेबल इनकम है, और हमने ये हमारा गोल क्या है, हमने ये देखना है कि आपको अगर मैं कोई बंदा बताऊं और उसकी ये एट्रीब्यूट्स दूं 1 2 3 एट्रीब्यूट्स, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है और उसकी आमदनी कितनी है। अगर मैं आपको किसी बंदे के ये 3 एट्रीब्यूट्स बताऊं तो आपने मुझे बताना है कि ये चीट कर रहा है या नहीं कर रहा, टैक्स पे कर रहा है या टैक्स में चोरी कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, हमारे साथ काम ठीक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इन एट्रीब्यूट्स को लेंगे, इनके ऊपर हम लोग एल्गोरिथम डिप्लॉय करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, और हमारा गोल क्या है, इस दो में से किसी एक लेवल को उसके ऊपर चिपकाना। या तो हम ये बताएंगे कि बंदा टैक्स दे रहा है, चीट नहीं कर रहा, या फिर हम ये बताएंगे कि कोई बंदा टैक्स नहीं दे रहा, ये चीट कर रहा है। दूसरी एग्जांपल में आ जाए, हमने बताना है कि भाई आज मैच हो सकता है या नहीं। फर्स्ट करें पाकिस्तान के अंदर कोई टीम आने वाली है, मान लीजिए कि 3 माह के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में आकर मैच खेलेगी, और आपने कहा कि हम लोग वो मैच एक ही मैच करवाएंगे और वो मैच होगा लाहौर के स्टेडियम में।
तो आप डेटा एक्सपर्ट हैं और आपने मुझे ये बताना है, मैं एक आम आदमी, मैंगो मैन हूँ, कॉमन मैन हूँ, ठीक है जी, आम आदमी, तो आपने मुझे ये बताना है कि जी वो जो हम तारीख रखने जा रहे हैं मैच की, उसमें मैच होने के कितने चांसेस हैं, क्या हम उस तारीख को मैच करा सकेंगे या मैच नहीं करा सकेंगे। जी भाईजान, कौन कौन सी चीजें हम कंसिडर करते हैं मैच होना चाहिए। वेदर फोरकास्ट, वेरी नाइस जी। कोई और एट्रीब्यूट। नेशनल हॉलीडे, भाई छुट्टी वाले दिन ही रखेंगे। सिक्योरिटी रीजन भी हो गया जी। और कोई चीज, भाई पिच कंडीशन हो गई, और क्रिकेट नहीं देखते टीम की फिटनेस जी। तो हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लेंगे, वेदर फोरकास्ट लेंगे, उस दिन आने वाला जो भी हवा का जो भी लेवल शेवल होता है वो चेक करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे वेदर कंडीशन क्या है, पिच की कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और फिर हर एक एट्रीब्यूट को हम उसके ऊपर एल्गोरिथम चलाएंगे, देखेंगे, और आखिर में हम अपने बॉस को रिपोर्ट देंगे कि हाँ जी फलां दिन आपके पास मैच के चांसेस कम है, फलां दिन मैच के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। तो इन प्रॉपर्टीज को आप देख में रखकर तो आप निकालेंगे कि क्या बंदा टैक्स दे रहा है या चीट कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा सेट है जो कि क्या है, लेबल्ड है जी। अतुम क्या है डेटा, लेबल्ड है। तो आपने इसके ऊपर एक ट्रेनिंग सेट बनाया, यहाँ से ये ट्रेनिंग डेटा सेट लिया और आपने एक क्लासिफिकेशन का मॉडल लिया और उसके ऊपर आपने मॉडल तैयार करके वो भी डेटा सेट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, और फिर देखा कि क्या आपका मॉडल ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका प्रेडिक्टेबल जो एक्सपेक्टेड आउटकम था, अगर आपका मॉडल बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है, तो फिर आप बाकी का सही डेटा भी इसमें पूरा डालकर तो अपने एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्लासिफिकेशन। आपने देखा क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास लेबल्ड डेटा है, लेबल्ड डेटा से ट्रेनिंग डेटा सेट हमने निकाला, यानी डेटा में से थोड़ा सा डेटा लिया, फिर अपनी मर्जी का आउटपुट लेने के लिए मर्जी का मॉडल क्रिएट किया, वो डेटा सेट उसमें डाला और फिर देखा कि क्या वो सही काम करता है या नहीं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग। जी बेटा इधर बच्चे बड़ा हंस रहे हैं, क्या मिल गया? जैसे आप हंस रहे हो ना, मुझे लगता है कुछ मिल गया। जहाँ पर हमने मॉडल ट्रेन कर दिया तो उसको फिर अननोन डेटा ले जाना होता है, उसको वैसे ही हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट टेबल था वो सुपरवाइज्ड होगा, जो लास्ट टेबल था वो अनसुपरवाइज्ड। किधर है अनसुपरवाइज्ड? अरे अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे बच्चे, यही तो हमने निकालना है। सर लेकिन हमारा काम है ये, उसे नॉन डेटा सेट दे दिया। ये नॉन डेटा सेट नहीं है, ये क्लास है पूरी यस और नो की। यहाँ पर या यस आएगा या नो आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। या तो कोई बंदा चीट कर रहा है या फिर वो टैक्स दे रहा है, या मैच हो सकता है या मैच नहीं हो सकता है। हाँ जी, इन एट्रीब्यूट्स की बेसिस के ऊपर हमने इसको निकालना है। तो ये अनसुपरवाइज कैसे है, ये अनलेबल नहीं है, ये लेबल नहीं लगा हुआ, ये लेबल लगा हुआ है। हमने सिर्फ बताना है कि इसमें वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, ये मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या है? सर इस मॉडल में एल्गोरिथम क्या है, कोई सिमिलरिटी नहीं नजर भाई हम आपको सारा क्यों इसका नो है? इसका एल्गोरिथम बना के आपको मैं सिखाऊंगा, ये एल्गोरिथम कैसे बनता है, हम ये सीखेंगे। एल्गोरिथम की जहां तक बात है तो इसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एल्गोरिथम होता है। इसके ऊपर या तो प्रोबेबिलिटी आप अप्लाई करते हैं या फिर इसके ऊपर आप एंट्रोपी अप्लाई करते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है कि माइनस आप लेते हैं नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को आप यहाँ पर लेंगे एन ओवर एस, और फिर अंदर आप चले जाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है जी। या फिर आप यहाँ पर लॉग अगर बेस 2 के साथ लेना है तो उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप n की जो स्मॉल वैल्यू है ओवर टोटल वैल्यू वो निकालेंगे, फिर n की वैल्यू जो भी है विद फुल, और फिर इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं इस तरह हम उसके ऊपर फॉर्मूला डिप्लॉय करते जाते हैं। ये एंट्रोपी बेस्ड है और कम्यूटेशन इसी तरह का हम फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अगर हम प्रोबेबिलिटी को सामने रख के कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में उसमें फर्क क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर नेचुरल लॉग नहीं है, तो यहाँ पर हम नेचुरल लॉग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी की तो नेचुरल लॉग नहीं आता, प्रोबेबिलिटी आती है। तो दो टेक्निक्स होती हैं, या तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है या फिर हम इसको एंट्रोपी के साथ बेस करते हैं। तो ये हम हर एक एट्रीब्यूट को
इवैल्यूएट करेंगे और फिर उसकी बेस के ऊपर हम अगली वैल्यू निकालेंगे और आखिर में बताएंगे कि हमारे पास क्या क्लास बनती है। एप्लीकेशंस हमारे पास प्रेडिक्शंस के अंदर वो यही होता है कि हमने कोई ना कोई प्रेडिक्शन करनी होती है, जैसे वेदर फोरकास्ट की प्रेडिक्शन, मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता उसकी प्रेडिक्शन, कोई बंदा टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा, आपने लोन लेना है बैंक से, ठीक है जी, मसलन मैं बैंक से लोन नहीं भी अप्लाई करता तो हर महीने मुझे फ़ोन आता है बैंक से, किसी ना किसी बैंक से कि सर गाड़ी ले लें, सर घर के लिए लोन ले लें, सर आप ये स्कीम आ रही है ये ले लें। मैं कहता हूँ नहीं यार ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत मुझे लोन की नहीं है, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आप लोग कैसे आते हैं, चिंचियों वगैरह पे बेचारे बसों में लटक लटक के आ रहे होते हैं सुबह शाम, टोयोटा हाईएस में पिछली सीटों को, पता है गर्मियों में कैसे मुर्गियों की तरह दबा के लाते हैं बच्चों को, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जब आप ड्यूटी से निकल रहे होते हैं ना, तो पहली कोशिश सुबह यही होती है कि दोस्त ना मिले, उतर के बिना देखे ऐसे ना कुबड़े से होकर घुसने या भीतर। आपको जरूरत है गाड़ी की, लेकिन अगर आप बैंक में जाएंगे गाड़ी लेने के लिए तो क्या बैंक आपको लोन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। मैनेजर साहब आपको ना गेट से घुस घुस कर देंगे। हालांकि लोन की जरूरत तो आपको है, गाड़ी आपको चाहिए, गाड़ी की आपको मिलनी चाहिए, मेरे पास तो लोन तो मिला है, लेकिन वो कहते नहीं आप और ले लेंगे गाड़ी और ले, क्या होता है? उनको पता है कि भाई मेरी एक फिक्स्ड इनकम है, उस फिक्स्ड इनकम में से मैं एक खास हिस्सा बैंक को हर महीने दे सकता हूँ, तो वो मुझे एक ही जगह 2 गाड़ियां भी दे सकते हैं। और आप उनको पता है कि पैसे लेकर बाद में आप रोके दिखा देंगे, कहेंगे जी मुझे अंदर कर दो, मारूंगी कोड़े मारूंगी, मैं पैसे कोई नहीं। बैंक क्या करेगा? आप 2-4 महीने साल 2 साल जेल करके क्या पैसे मिल जाएंगे बैंक? बल्कि 2 साल और गवर्नमेंट को आपको पल्ले से। और पता है जेल का इतना अच्छा मेन्यू है, मैं अगले दिन एक प्रोग्राम देख रहा था अवतार जेल के अंदर, आलू गोश्त हर कैदी को, रूह अफ़ज़ा चाय खास बाद में बादामों वाली, यकीन करें मेन्यू देख के बंदे का दिल करता है उसको भी जेल हो जाए। चले ऐसी ऐसी सहूलतें, ना बिजली का बिल देना है, ना वाईफाई का बिल का स्यापा, ना पानी का बिल, ना टेलीफोन, ना बच्चों की फीस, सरकारी पंखे चल रहे हैं, बड़े बड़े खुले लेटे हैं लोग, खाने के टाइम वो आते हैं आपको खाना लगा के बुलाते हैं, ना बाद में बेगम के साथ बर्तन धोने हैं, ना बेगम के साथ कपड़े धोने हैं, घर जल्दी चले जाओ घर की सफाई करनी पड़ जाती। और मेन्यू इतना शानदार, हर रोज अफ्तारी में चने, आलू, सब्जी, गोश्त, हफ्ते में 5 दिन गोश्त, कमरा भी हवादार खुला कमरा, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं। तो मेरे अजीज ये कोई सजा है आपको? गाड़ी भी आपने ले ली 40-50 लाख की, बाद में रोके दिखा दिया। हाँ वो सर 5 लगने आपको सीएम साहब। तो भाई आपको नहीं मिलेगा, आपको कभी भी बैंक जो है वो गार्ड होने, पता है बाहर ही एक बंदूक खड़ा किया होता है ऐसे राइफल लेके तान के, शक्ल देख के जान जाता है कि ये बंदा व्यापारी है या फिर दिल पशौरी करने आ गया है। सिक्योरिटी चेक भी जो अच्छे सुपर बोर्डेड में लोग आते हैं उनका नहीं करता। हाँ जी, वो भी देखे ना जो बंदा अच्छे से आ रहा है, टॉर में आ रहा है, ठीक है जी, तो उसको वो वैसे ही सलूट करके जाने देता है। तो आपने अगर कोई चीज़ नहीं है तो आपको खड़ा करके पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, हम देखिए जब ध्यान नहीं होता क्या काम पहले कभी बैंक आने की दुआ थी। चलो मेरा खुद दर्शावा, कई लोग पता है वैसे ही आगे गर्मियाँ आ रही है एटीएम में खड़े हो जाते हैं, गाँव से बाजार आते हैं ना शहर शॉपिंग करने, तो आधा घंटा उधर खड़े होकर पहले कपड़े जपड़े करते हैं, फिर आगे जाते हैं बाजार में जी। तो मेरे अजीज यहाँ पर आपने ये देखना है कि कोई बंदा बैंक में आपसे कर्ज लेगा या नहीं लेगा, या आपको उसको कर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसकी प्रेडिक्शन के लिए आप क्लासिफिकेशन करते हैं। आप कुछ एट्रीब्यूट्स लेंगे, उसकी आमदनी, उसका जॉब टाइटल क्या है, वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, और उसने टैक्स रिटर्न दिया है, और फिर क्रेडिट कार्ड की रेटिंग चेक करेंगे आप, ठीक है जी। स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दे दो फौरी तौर पर, पाकिस्तानी मैं बाहर पढ़ा हूँ क्या करते थे, बैंक में जाकर क्रेडिट कार्ड ले लेते थे और फिर पाकिस्तान आने से पहले नए आईफोन खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, सारा कुछ खरीद के तो वो पाकिस्तान आ जाते थे, उसके बाद आप बैंक
उस पते पे जाके पूछता रहता था, भाई इधर वो जो गौरी साहब होते थे, जट साहब, चीमा साहब, तो कहते चीमा तो गया है जाते जाते $3-4 भी खा गया, समझ रहे हैं। तो फिर स्टूडेंट से लेना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई आपको। तो हमने ये बताना है कि भाई प्रेडिक्शन करनी है कि आपको बैंक लोन देना चाहिए, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो वापस आएगा, या फिर नहीं देना चाहिए, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो नहीं आएगा। तरीका का क्या होता है, हम डेटा लेते हैं और फिर उसको हम लोग मुख्तलिफ वक्त में अपडेट करते रहते हैं, ठीक है जी, डेटा के ऊपर। ये नहीं कि आपने कुछ 10 साल पुराने डेटा को चेक कर लिया और डिसाइड कर लिया, नहीं, डेटा को आपने सेंसिटिव नेचर के डेटा को अपडेट करते रहना है। और फिर हम क्या करते हैं, कुछ अपने एट्रीब्यूट्स की बेसिस के ऊपर, जैसा कि मैंने कहा कि आपने अगर लोन चेक करना है तो आप क्या देखेंगे, इनकम देखेंगे, एज देखेंगे, मैरिटल स्टेटस देखेंगे, जॉब की नेचर देखेंगे, टैक्स पे करता है कि नहीं करता, और अगर उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसकी रेटिंग चेक करेंगे, यानी अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया तो क्या आपने टाइम पे पैसे जमा करा दिए वापस या नहीं करा। तो ये चीजें देखकर फिर हम डिफाइन करेंगे कि भाई हाँ इसको लोन दे दें, इसको लोन ना दें। तो ये चीज होती है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है जी। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए या फिर हम ये जैसे कि मैंने बताया कि मैच होगा नहीं होगा, इस तरह के कामों के लिए हम इसका वो करते हैं। क्लस्टर्स हमने पढ़ लिया मेरे ख्याल है पहले भी, ठीक है। जी, कल्चर्स डेटाबेस के अंदर ये भी एक बड़ी जरूरी डेटा माइनिंग के चीज और एक टेक्निक, या फिर कह लीजिए कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो कि कल्चर होती है। हर डेटाबेस का एक अपना एक खास तरह का बिहेवियर होता है जिसे हम कहते हैं कि उसका एक कल्चर है। सो ये एक कंक्रीट किस्म का ऑन लार्ज स्केल मेन मेमोरी से हट के जो डेटा होता है, हम इसको इसका कल्चर देखते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी आप इसको थोड़ा बाईपास कर दें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इससे पहले समझ में आनी चाहिए ताकि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम इसको जब वो चीज़ें पहले देख लेंगे तो उसके बाद हम इसको करेंगे। मॉडल वर्सेस एंड एनालिटिक प्रोसेसिंग। मॉडल क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से अपनी इनपुट के मुताबिक अपनी रिलेटिव आउटपुट को निकालने के लिए जो एल्गोरिदम या जो भी प्रोसेसिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए मॉडल, ठीक है जी। जैसा कि आप कोई रिजल्ट कार्ड तैयार करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके पैरामीटर्स सेट कर देंगे, आप बता देंगे कि जी एवरेज कितने नंबर पे आएगी, ए ग्रेड कितने नंबर पर आप देंगे, बी ग्रेड कितने नंबर पर आप देंगे, वो सारे का सारा एक मॉडल कहलाता है। उसके बाद एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होती है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग ये होती है कि बेस्ड ऑन अ टिपिकल गिवन रेशियो या फिर बेस्ड ऑन अ गिवन सिनेरियो, ठीक है, आप जो भी प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं दैट इज एन एनालिटिकल अप्रोच। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जनाब बर्थडे था और आपने 2 पाउंड का केक खरीदा है। अब हम 2 पाउंड के उस केक में 10 लोगों में वो केक ऐसे बांटना चाहते हैं, एक डायबिटिक हमारा दोस्त है उसको कम हिस्सा मिले, इतने परसेंट आना चाहिए, एक हमारा जो दोस्त है वो मीठे का बहुत शौकीन है उसे इतना केक जाना चाहिए, बाकी लोगों में इस तरह से तकसीम किया जाए कि ये केक खत्म भी हो जाए और हर एक को जरूरत पसंद के मुताबिक हिस्सा मिल जाए। तो इस तरह की जो चीज होती है दीज आर एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एनालिटिकल यानी कि कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करते हैं। यानी 1 के बाद अगर आपका 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16 आ गया और मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये पावर में इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 की पावर 0 थी 1 आ गया, फिर 2 की पावर 1 थी 2 आ गया, 2 की पावर 2 थी 4 आ गया, 2 की पावर 3 हो गई तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 हो गई 16 आ गया, अब 2 की पावर 5 होगी तो आगे 32 आ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एनालिटिकल क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जिसके अंदर हम स्टडीज लेते हैं, एग्जामिन करते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस जो है डेटा माइनिंग जो होती है इसका जो कनेक्शन है या इस्तेमाल है या फिर डेटा माइनिंग को अच्छे से समझने के लिए हम कौन कौन सी फील्ड ऑफ लाइफ को अगर जानते हैं तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। उसका गिवन चार्ट जो है आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। डेटा माइनिंग इन्वॉल्व अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपोनेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
यानी अगर आप डेटा माइनिंग को पढ़ना समझना या डेटा एक्सपर्ट होना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट होना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, एआई पढ़ना चाहते हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स भी डेटा माइनिंग में आपको आनी चाहिए। विजुअलाइजेशन जो है हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम चीजों को ग्राफिकली प्रेजेंट करने का इंतजाम करते हैं, ग्राफ्स की सूरत में, चार्ट्स की सूरत में, रेशियोज की सूरत में। सो दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो आपको विजुअलाइजेशन भी आनी चाहिए। इसके अलावा एल्गोरिथम आपको बनाना, एल्गोरिथम मेंटेन करना, एग्जीक्यूट करना, उनकी भी एक कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पैटर्न रिकग्निशन, यानी कि अगर आपको कुछ पैटर्न दिए जाएं तो आप उनके दरमियान रिलेशन को समझते हो, पैटर्न रिकग्नाइज कर सकते हो। ये भी साइंस आनी चाहिए, मशीन लर्निंग और फिर डेटाबेस की ये आपको समझ भी होना चाहिए। ये सारे नॉलेज जो है, ये सारी चीजें आपकी डेटा माइनिंग में इन्वॉल्व होती हैं। सो ये उन्हीं का एक चार्ट जो है वो बताया गया। इसका जो तरीकाकार होगा वो हमारे पास कुछ यूं होता है कि चाहे आपके पास लर्निंग सुपरवाइज हो या फिर लर्निंग अनसुपरवाइज हो, सबसे पहले आप डेटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम बहुत सारे जो टूल्स हैं उनको डिप्लॉय करके जिस तरह का डेटा होगा उसकी उस तरह से क्लीनिंग करेंगे, डेटा रिडक्शन करेंगे, अनवांटेड वेरिएबल वैल्यूज को डेटा से निकालेंगे, स्मूथ करेंगे ताकि डेटा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे और अंडरस्टैंडेबल हमें जो रिजल्ट है मिले। उसके बाद यहाँ पर हम एल्गोरिथम डिप्लॉय करके माइनिंग शुरू करेंगे और जब हमें माइनिंग मिल जाएगी तो फिर हम उसके बाद इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करके उनके फिर आगे फर्दर ग्राफ्स या फिर उनके फर्दर आगे पाई चार्ट्स या फिर उनकी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन या नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे उनको। ठीक है जी, यानी कि डेटा लिया आपने, उसको प्रोसेस किया और उसके बाद आपने रिजल्ट्स को एनालिसिस करने के लिए फर्दर उसको थोड़ा सा और बेहतर करके प्रेजेंट किया। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, आप इनको जरूर देखिएगा। जैसा कि प्री प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, रियल डेटा में नॉइज होती है, नॉइज से क्या मुराद है, बहुत सारी अनवांटेड आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। जैसा कि आप किसी ब्लड का कल्चर कर रहे हैं तो बहुत सारे अनवांटेड सेल्स का भी बीच में आपको पिक्चर इमेज या डेटा मिल जाएगा। या फिर आपने किसी स्टार के ऊपर क्या शाम पर एस्ट्रोनॉमी पे काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे इस तरह के चीजें मिलेंगी, ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो अदर दिन स्टार होंगे। तो ऐसा डेटा जो होता है वो बड़ा नॉइजी होता है, उसके अंदर आपकी जो नॉइज है वो पहले निकालना होती है। मतलब अगर आप किसी डेटाबेस पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की डेटाबेस है, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा डेटा मिसिंग हो सकता है। यानी अगर आपको कोई डेटा का फॉर्म दिया जाए फिल करने के लिए तो उसके अंदर कुछ 40-50 एट्रीब्यूट्स हों, होता है ना, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम, एड्रेस, एड्रेस 1, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, ठीक है जी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, घर का नंबर, इमरजेंसी पर्सन के 2 कॉन्टैक्ट नंबर। तो बहुत सारे हम फील्ड्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट पूछ लिया जाए, अक्सर लोगों को पासपोर्ट ही नहीं बना होता, तो आपको वो फील्ड खाली जी तो बहुत सारा आपका जो डेटा की वैल्यूज हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो खाली होते हैं या मिसिंग होते हैं। इंटेंशनली बंदा छोड़ देता है या फिर समटाइम वो वाकई उसके पास डेटा अवेलेबल ही नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीजें इनकम्प्लीट डेटा, डेटा इनकंसिस्टेंसी के अंदर आ जाती हैं। प्री प्रोसेसिंग करने से हम डेटा को क्लियर करके, क्लीन करके, जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको निकाल कर रिडक्शन करके, या फिर बात का डेटा के अंदर बहुत ज्यादा डायमेंशन होती है, हम उनको कम कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स को हम कम कर लेते हैं ताकि हमारे पास प्रोसेसिंग करते वक्त सही से रिजल्ट मिले। इसके लिए हम सैंपलिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो मैं बात कर रहा था, फीचर सिलेक्शन वगैरह का काम करते हैं। मल्टीपल फीचर्स हैं, एक जैसे फीचर्स हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, तो 100 फीचर में से हम 10 रख लेते हैं, बाकी निकाल देते हैं। मतलब ब्लड सैंपलिंग में आपके पास जो सेल वैल्यूज आ रही हैं वो इशारिया, इशारिया 1, इशारिया, इशारिया 2, इशारिया, इशारिया 3, इशारिया 004, इशारिया 005 इस तरह से आ रहे हैं और 100 वेरिएबल हैं। तो चूंकि वैल्यू बहुत ही छोटा डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रही है तो हम एवरेज करके तो हम 100 को 10 में कन्वर्ट करेंगे या 5 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन या फीचर सिलेक्शन कहलाती है। ये एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है डेटा माइनिंग में, डेटा की रिडक्शन करना, डेटा स्मूथनिंग करना,
ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होती है। याद रखें कि अच्छी सर्जरी करनी है अगर आपको, अच्छा सर्जन वो होता है जो प्री सर्जरी की अच्छी तैयारी करता है। मतलब किसी के सर की सर्जरी करनी है तो बालों की शेव इस तरह से की जाए कि सर्जन को सर्जरी के दौरान किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बालों की सही सर्जरी नहीं की गई, स्कल सही से आपने साफ नहीं किया है, तो आपकी सर्जरी में बहुत सारे इश्यूज पैदा होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर डेटा प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। पोस्ट प्रोसेसिंग से क्या मुराद होती है, यहाँ पर आपका जो डेटा है जिससे आपको यूजफुल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, उसके ऊपर जब आपका डेटा साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आप उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर विजुअलाइजेशन अप्लाई करके तो उसके जो मीनिंग है डेटा के उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के या प्रेजेंट करने के काबिल बनाते हैं। री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग आर ऑफन दी डेटा माइनिंग टास्क एज वेल। ये भी हमारे डेटा माइनिंग का ही एक हिस्सा होते हैं, यानी डेटा से पहले डेटा के ऊपर काम करना और जब डेटा मिल जाए तो फिर उसके ऊपर काम करना। दीज आर आल्सो द डेटा माइनिंग। बाकी एक्सप्लोरेटरी डेटा की प्रॉब्लम्स में अगर हम आते हैं तो इसमें हमारे पास जो है नॉइज डिटेक्शन होती है, बहुत सारा नॉइजी डेटा होता है। हमें जब डेटा दिया जाता है तो बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन नहीं होता, उसमें बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज होती हैं जिनको हमने एंटरटेन करना होता है, एड्रेस करना होता है। इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज भी आ जाती हैं, डुप्लीकेट डेटा आ जाती हैं या फिर आउटलायर एनालिसिस हो जाती है। बहुत से ऐसे डेटा होते हैं जो सेट से बिलोंग नहीं करते, वो आउटलायर निकालने पड़ते हैं ताकि हमारा डेटा जो है क्लीन हो जाए। इसी तरह मिसिंग डाटा को देखना, डेटाबेस के अंदर हमें मालूम है, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दी कि आपने डेटा लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो गई। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है, फॉर्म फिल करते वक्त या डेटा स्टोर करते वक्त जल्दी की वजह से या फिर डेटा अवेलेबल ना होने की वजह से हमारा बहुत सारा डेटा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो ये उसकी एग्जांपल होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स पर सर्विस ग्रुप जो है, कस्टमर ने अपना जो जेंडर है, जो एज है वो प्रोवाइड नहीं किया, या फिर कस्टमर जो है उसने लैप्स कर दिया है, अपनी पॉलिसीज उसने सही तरह से मेंशन नहीं की थी। तो हम इस तरह के डेटा को एक्सपीरियंस करते हैं जब भी हम डेटा बेस के ऊपर डेटा निकालते हैं डेटाबेस में से। और फिर डेटा माइनिंग जो है उनको यूज करके ऐसे टेक्निक्स को कुछ हम इस्तेमाल करने के बाद उस डेटा को क्या कर देते हैं, या तो वो डेटा उसमें से निकाल देते हैं या फिर हम उस मिसिंग डेटा की जगह पर वो डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं ताकि डेटा के अंदर क्या आ जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए। ठीक है जी। ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। चलते चलते मैं बता देता हूँ डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस में फर्क क्या होता है। कि डेटा माइनिंग टेक्निक है डेटा के अंदर वैल्यूएबल पैटर्न्स को निकालना और उनको अंडरस्टैंड करना, जबकि डेटा वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी रिपोजिटरी है जिसके अंदर आप बहुत सारा डेटा और अलग अलग तरह का डेटा एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डेटा वेयर हाउस बनाए होते हैं और वो हर तरह का डेटा उसमें स्टोर करते हैं और फिर जिस तरह का कस्टमर उनसे डेटा डिमांड करता है उस तरह का डेटा वो उसको सप्लाई करके, सेल करके या उसको डेटा प्रोवाइड करके फिर उससे अपनी इनकम जो है जनरेट करते हैं। तो आप इसको एक दफा खुद देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये OLAP का डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट DBMS का आपको अच्छे से मालूम नहीं होगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमारे पास इस तरह के टास्क हो सकते हैं। PBS में डाटा की एक्सट्रैक्शन है, डाटा की समरीज तैयार करना, गिवन डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करना। OLAP हमारे पास ये लिंक होता है जो कि एप्लीकेशन और हमारे डेटाबेस के दरमियान एक कनेक्टिविटी बनाता है। तो ये क्या करता है, ट्रेंड जो फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज होता है। जबकि डेटा माइनिंग के अंदर जो टास्क है, नॉलेज डिस्कवरी करना, हिडन पैटर्न्स को समझना और डेटा की इनसाइट लेना, ये टास्क होता है। तो बाकी चीज़ों को भी आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा हो गया। आगे आसान चीजें हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। डेटा माइनिंग में डिसीजन ट्रीज आ जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क की मूवमेंट आ जाती है, रूल इंडिकेशन, क्लस्टरिंग और फिर हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उनको भी हम डेटा माइनिंग में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। डेटा माइनिंग जो है वो कहता है जी कहाँ पर आपकी मैं दिल टूट गया था इतनी लंबी स्लाइड है। डेटा माइनिंग जो होती है भाई, आपके पास ये और डेटा पड़ा है, इसके ऊपर आपने एक्सट्रैक्शन करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके डेटा को साफ सुथरा क्लीन करने के बाद
इसके ऊपर मॉडल पे अप्लाई किया, डेटा माइनिंग की, और फिर आपने उसकी विजुअलाइजेशन एक्सट्रैक्शन के बाद एनालिसिस किया और कुछ पैटर्न या फिर कोई मॉडल जो है वो क्रिएट करके उसकी मीनिंगफुल नॉलेज को ड्राइव किया। तो हर ऐसी जगह जहाँ पर आपको नॉलेज ड्रिवन हो, स्ट्राइव हो, चाहिए हो, वहाँ पर आप डेटा माइनिंग जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू द डेटा माइनिंग का। तो इसके बाद अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक। जी ये पिछला फिल्म तो भी बाकी अभी तो टेस्ट भी बाकी है। सर जी कोई बात नहीं, सबका ही फर्स्ट है, दुनिया में जो आया है। सर लोगों के लिए आसानी करनी चाहिए ना। हाँ जी, मैं आसानी का ये बिल्कुल आसान है, सरल है, बिल्कुल ऐसे करने वाला है। सर दिखाएंगे अच्छा ये बताइए वक्त क्या हुआ है? टाइम तो थोड़ा है, 21 मिनट है। तो ऐसा करते हैं कि फिर छोटा सा सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो है इस टेस्ट को सॉल्व करें और मैं आपके जो है आपकी छोटी मोटी रेटिंग जो है करूँ, ताकि मुझे ये मालूम हो कि आप लोगों को जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों तक आगे कितना पहुँच रहा है। 1 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, या कितना नॉलेज आप आगे इनहेल कर रहे हैं, ताकि अगले लेक्चर में फिर हम उस तरह से आपको एडजस्ट करें। तो अपनी अपनी को निकाल लें, वो जो इसके मार्क्स तो नहीं हो गया? नहीं इसके कोई ये इसका 0 मार्क्स है, सॉलिड मार्क्स इसके नहीं है, यानी कि ये आपके उसमें शामिल नहीं होंगे। ये जस्ट आज आपके दिल लगी के ये वैसे हम कॉपी भी कर रहे हैं। कॉपी पे कर देंगे, मेंटल लेवल पे कर देंगे। जी तो अपने अपने को निकाल लें, वो क्या होता है ये क्या कहते हैं, देखिए नोटबुक। तो तैयार हो जाइए, इसको जरा रोकें।